मिलती वक्त बदलने के लिए। बहुत अच्छा है ये तो भाई, आज का बहुत अच्छा है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है। बहुत अच्छा है। ऑल दी स्टार डू नॉट come to disturb your life, but some all storms do not come to disturb your life, but some comes to clear your path. तो सभी तूफान जीवन को अव्यवस्थित करने के लिए नहीं होते हैं। सभी तूफान जीवन को अव्यवस्थित करने के लिए नहीं होते हैं। कुछ हमारे जीवन पथ को स्पष्ट भी करते हैं। कुछ हमारे जीवन पथ को स्पष्ट भी करते हैं। चलिए अब हम आते हैं, कल डिस्कस कर रहे थे रिज्यूम और बायोडाटा, या इसे तो हमने कहा था कि कोई भी रिज्यूम्स क्या होता है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। ये जीवन वृत्त कह सकते हैं आपका अपना, या जीवन का परिचय, संक्षिप्त परिचय। तो आपके योग्यता, क्षमता, दक्षता, पर्सनल और प्रोफेशनल जो क्वालिटीज हैं, तो इन सबको संक्षिप्त में भेजा जाता है कहीं पे। तो क्या क्या और किस क्रम में भेजा जाता है, तो इसमें आप जो कल आपने लिखा उससे आगे लिख देंगे। when your advertisement whenever a advertisement comes in paper or electronic media, then certain instruction are also given along with it. Such as whenever advertisement comes in paper or electronic media, then certain instructions are also given along with it. तो जब किसी रिक्त स्थान के लिए या रिक्त पद के लिए, जब किसी रिक्त पद के लिए समाचार पत्र में, समाचार पत्र में या अन्य माध्यमों में कोई विज्ञापन आता है तो,
उसके साथ कुछ अनुदेश भी दिए होते हैं, उसके साथ कुछ अनुदेश भी दिए होते हैं, जैसे अब आगे आप इसमें लिख लें, जैसे इफ यू थिंक योरसेल्फ suitable, then send your all details in short, mentioning main characteristics up to stipulated date and time. If you think yourself suitable, then send your all details in short, mentioning main characteristics up to stipulated date and time. तो यदि आप अपने को उपयुक्त समझते हैं, तो निश्चित तिथि और समय तक अपना संपूर्ण विवरण मुख्य विशेषताओं के साथ संक्षिप्त में अवश्य भेजें। तो जब कहीं एडवर्टाइजमेंट निकलता है तो उसके साथ इंस्ट्रक्शंस भी होता है कि ये क्वालिफिकेशन चाहिए, ये एक्सपीरियंस चाहिए, ये वर्किंग जो भी स्पेशलिटी है, जो विशेष रिक्वायरमेंट्स उस पद के लिए होता है वो लिखा होता है। और आप समझते हैं कि अगर आप इसके लिए सूटेबल हैं, आपके क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है और जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो है, तो अपना डिटेल्स के साथ उसको आप भेजें। तो जो आप डिटेल्स भेजते हैं वही रिज्यूम होता है, वही बायोडाटा होता है। तो बायोडाटा में जनरली हम क्या लिखते हैं? इंफॉर्मेशंस इन बायोडाटा। तो बायोडाटा में जो सूचनाएं होती हैं या बायोडाटा की सूचना या बायोडाटा में सूचना, तो पहला आपका होता है एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन। यानी आपसे संप्रेषण का पता। तो इसमें एड्रेस में क्या होता है? ईमेल। इसमें आपको अपना ईमेल, मोबाइल नंबर, आजकल तो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर, और कोई अगर आईडी है तो ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी में आ जाएगा टले। और इसके बाद पोस्टल एड्रेस। पोस्टल एड्रेस को होम एड्रेस भी कह सकते हैं। एंड एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन और एड्रेस फॉर लोकेशन जिसे कहते हैं, जहां आप चाहते हो कि यहां पर मेल आए, विथ पिन।
होम एड्रेस, घर का पता भी आप लिख सकते हैं उसमें, और जहां आप इस समय है यानी लोकेशन, आपकी पोजीशन कहाँ है, कहाँ आप चाहते हैं, घर से दूर भी हो सकते हैं तो वो, और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये सब तो लिखना होता है। दूसरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ए स्टार्टिंग फ्रॉम हाई स्कूल ऑनवर्ड। तो हाई स्कूल से, हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी, जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है वो इसमें सब आ जाएगा। एक क्रम में आपको लिखना होगा। हाई स्कूल तो एक फॉर्मेट होता है कि हाई स्कूल कहाँ से आपने किया है, स्कूल का नाम, किस ईयर में किया है, और परसेंटेज ऑफ मार्क, या अभी ग्रेडिंग चल रहा है तो ग्रेडिंग जो भी है, तो उस क्रम में आपको ज़्यादा डिटेल्स में नहीं, बस नेम, कॉलेज भी शॉर्ट में ही लिखना होता, डिटेल्स नहीं, और आगे के वो लिखने होते हैं। चलिए हो गया, मिटा दें। और इसके बाद टेक्निकल क्वालिफिकेशन। टेक्निकल क्वालिफिकेशन में एक्चुअली है डिप्लोमा के लिए है। जो अगर कोई डिप्लोमा है आपका, तो डिफरेंट डिप्लोमा जो भी होते हैं वो टेक्निकल क्वालिफिकेशंस में आते हैं। डिप्लोमा लेवल के जितने भी कोर्सेज हैं वो टेक्निकल क्वालिफिकेशंस में हैं। तो जो भी डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज, जनरली 3 साल के कोर्सेज डिप्लोमा के होते हैं, कुछ कम भी होते हैं, 1.5-2 साल के भी होते हैं, कुछ करेस्पॉन्डेंस कोर्सेज भी आजकल डिप्लोमा से होते हैं, तो वो सब इसमें है। नहीं, वो तो वैकेशनल में आएगा। ITI वैकेशनल में आता है। हाँ, 2 साल 1 साल जो भी है वो ITI इसमें आता है। वैकेशनल क्वालिफिकेशन में ITI आजकल होता कोर्सेस डिप्लोमा इन वोकेशनल एजुकेशन एंड बैचलर इन वोकेशनल एजुकेशन। ITI चाहे 1 साल का हो, 2 साल, 6 महीने, जो भी आपने किया है, तो ITI एक व्यावसायिक कोर्स कहा जाता है। आजकल कुछ स्किल यूनिवर्सिटीज जो खुल गई है उसमें डिप्लोमा इन वोकेशनल एजुकेशन, DO उसे कहते हैं, डिप्लोमा इन वोकेशनल एजुकेशन। इसी तरह से BO भी है, जैसा मैंने पहले भी बताया था, डिस्कस किया था हमने इस पे। तो बैचलर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, तो ये सब इसमें आते हैं, ये सब इसमें आते हैं, ठीक है। इसके बाद डिग्री। अब इसमें जो भी है आपका इंजीनियरिंग डिग्री, मास्टर डिग्री, तो इसमें आपके MTech, MBA या जो भी अलग अलग कोर्सेज है वो सब इसमें आ जाएंगे। MBA है, MTech है, वो जितने कोर्सेज है वो इसमें आ सकते हैं। नहीं, MA तो उसमें आ जाएगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आ जाएगा वो। MA आपका, MA अगर आपने किया है तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, MA B.Ed वो सब एजुकेशनल वो एजुकेशन साइड में है। तो MA है, B.Ed है, M.Ed है, वो सब उधर आएगा। CITS तो एक्चुअली क्वालिफिकेशन के रूप में नहीं लिया, जिसको एक्सपीरियंस के रूप में लिया जाता है, बट आप यहाँ लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं आप। इसके बाद जो वोकेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ पर आप ITI, और इसके बाद आप CITS भी लिख सकते हैं यहाँ पे। BSc तो उसमें आ जाएगा, एजुकेशन में आ जाएगा। ये टेक्निकल केवल है, BSc BA वो दोनों उधर आ सकता है। हाँ, जो आपने अगर कोई फार्मेसी का किया, जैसे डिप्लोमा इन फार्मेसी, डिप्लोमा इन नर्सिंग,
तो वो अगर डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा में, या आप बैचलर ऑफ फार्मेसी किए हैं तो ये यहाँ वो टेक्निकल माना जाएगा, वो टेक्निकल। हाँ, एमबीए अलग अलग, एमबीए हायर क्वालिफिकेशंस को एक्चुअली ये मास्टर डिग्री में जैसे एमटेक है, बीटेक है, वैसे एमबीए प्रोफेशनल कोर्स में आता है। एमबीए आपका प्रोफेशनल कोर्स में आता है, तो इसको एज गुड एज टेक्निकल ही कंसीडर करते हैं। हालांकि टेक्निकल होता नहीं है, टेक्निकल नहीं है एमबीए, सही आपकी बात है, बट उसे प्रोफेशनल कोर्स में लेते हैं, तो ये प्रोफेशनल कैटेगरी में आ जाता है। तो जब प्रोफेशनल कैटेगरी में आ गया तो टेक्निकल साइड में आ जाता है। नहीं, पहले 10th से शुरू करके लास्ट तक का, स्टार्टिंग फ्रॉम हाई स्कूल। ऑलवेज जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में स्टार्टिंग फ्रॉम हाई स्कूल से करेंगे, आज से नहीं। अगर आपने आईटीआई किया है, डिप्लोमा किया है, तो पहले आईटीआई लिखिए फिर डिप्लोमा, मतलब एक क्रम में चलेगा ऊपर। तो रिवर्स ऑर्डर में नहीं, आपको अप ऑर्डर में चलना होगा। पहले शुरू से लेके जो लोअर क्वालिफिकेशन से हायर की तरफ हमेशा जाना होगा, लोअर क्वालिफिकेशन से हायर की तरफ। तो ये मास्टर डिग्रीज हो गया। इसके बाद अगर आपने पीएचडी ऑब्लिक फेलोशिप, ये पीएचडी एंड फेलोशिप किसी का भी हो सकता है। यानी आपने एमए करने के बाद अगर पीएचडी किया है, या फिर एमटेक करने के बाद पीएचडी किया है, या एमबीए करने के बाद पीएचडी किया, सब पीएचडी इसी में आ जाता है। पीएचडी सबके लिए एक होता है। पीएचडी या कोई फेलोशिप कर रहे हैं आप, किसी यूनिवर्सिटी से अटैच है, कोई कुछ आप लिख रहे हैं उस पर फेलोशिप, तो उसे फेलोशिप करते हैं। तो पीएचडी हमेशा ये मास्टर डिग्री के बाद ही होता है पीएचडी। तो अगर आपने कोई पीएचडी किया है या कर रहे हैं जैसे है, तो इसे आप यहाँ लिख सकते हैं। जर्नल्स एंड पब्लिकेशंस, आपका कोई थेसिस, कोई पेपर या कुछ ऐसा आपका पीएचडी के बाद ही लोग पब्लिश करते हैं पेपर, तो पेपर किसी जर्नल्स में या किसी कहीं न कहीं वो पब्लिश होता है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है, हाँ, जर्नल्स एंड पब्लिकेशंस अगर कुछ है तो उसको यहाँ पब्लिश करना है। ये यहाँ तक क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कॉलम है। तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशंस है, इन 3-4 कैटेगरी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वोकेशनल क्वालिफिकेशंस, और इसके बाद डिप्लोमा लेवल क्वालिफिकेशन, डिग्री लेवल, मास्टर डिग्री लेवल, और इसके बाद फेलोशिप, पीएचडी एंड जनरल्स कुछ भी पब्लिश हुआ है तो उसका है। नहीं, वो जनरल्स में नहीं आता है। आपने कोई पब्लिश किया, आपने तो कोर्स किया है ना। आप कोई थेसिस, यानी जो पीएचडी करते हैं तो कहीं ना कहीं रिसर्च करते हैं, किसी चीज़ पर रिसर्च करते हैं, फिर उनका पेपर पब्लिश होता है। वो पेपर्स किसी न किसी जर्नल्स में पब्लिश होते हैं, तो वो इसमें आता है। वो अभी आते हैं, उस पर हम आ रहे हैं ना। ये तो है, हाँ, थेसिस अगर आप पीएचडी की बात कर रहे हैं तो वो भी जर्नल्स होता है ना, वो भी इसी में आएगा, वो भी फेलोशिप में ही आता है। ये आपका पूरा हो गया क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। अब हम आते हैं एक्सपीरियंस। जैसा इन्होंने कहा स्किल कोर्सेज, तो वो एक्सपीरियंस में आ जाता है, दैट कम्स इन द एक्सपीरियंस पार्ट। तो एक्सपीरियंस में आपका पहला होता है स्किल कोर्सेज, स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज। तो कोई भी आपने कोई कंप्यूटर कोर्स किया है, या कोई डाटा एंट्री का कोर्स किया है, आर्टिफिशियल पे किया है आपने, क्लाउड कंप्यूटिंग पे किया है, या कोई प्रोफेशनल कोर्स और किया है, कोई मैनेजमेंट का कोर्स आपने किया है, लीडरशिप क्वालिटी पे कोई आपने कोर्स किया है, टाइम मैनेजमेंट पर कुछ किया है, तो जो भी, या आप डेस्कटॉप ऑपरेटर पर किया है, ऑफिस मैनेजमेंट पे किए हैं, तो जितने भी ये कोर्सेज हैं वो सब स्किल रिलेटेड कोर्सेज। चाहे वो जैसे आपके आईओटी के अभी कोर्सेज एक हफ्ते, 2 हफ्ते, एक महीने के आते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग जिसे कहते हैं, स्मार्ट एग्रीकल्चर, स्मार्ट हेल्थ, स्मार्ट सिटी, तो ये सब जितने भी कोर्सेज हैं ये आप किसी न किसी क्वालिफिकेशन के बात करते हैं, चाहे आप आईटीआई किए हो, डिप्लोमा किए हो, या जो भी किए हो,
उसके बाद आप करते हैं। इसलिए एक्सपीरियंस में जैसे आपका CITS कोर्स है तो वो भी एक तरह से इसेंशियल क्वालिफिकेशंस है, बट अगर आप कंपनी में या कहीं दूसरी जगह जाएंगे, जब टीचिंग के लिए तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जैसे B.Ed टीचिंग के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशंस है, लेकिन जब दूसरी जगह आप भरते हैं तो उसको एज ए एक्सपीरियंस काउंट किया जाता है कि आप जैसे आप किसी या अप्रेंटिसशिप जो 1 साल की आप करते हैं, कहीं आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो वो भी 1 साल का एक्सपीरियंस काउंट हो जाता है, क्योंकि अप्रेंटिसिंग नथिंग बट ए काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। तो जितने भी एक्सपीरियंस है वो है, ये तो स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज एक्सपीरियंस में आता है, और दूसरा है वर्क एक्सपीरियंस। यानी आपने कहीं जॉब किया है 1 साल 2 साल, या गेस्ट फैकल्टी में आपने कहीं पढ़ाया है, या कोई सर्विस किया है, कुछ पैसे आपने अर्न किए हैं, तो वो आपका वर्क एक्सपीरियंस में आएगा, चाहे 6 महीने 2 महीने 1 साल 2 साल। तो इसे हम कहते हैं वर्क एक्सपीरियंस, रिलेटेड वर्क में आफ्टर कंप्लीटिंग द क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन के बाद जो आप करते हैं वो सब इसमें आता है। कोई भी क्वालिफिकेशन आपने किया उसके बाद ये सब इसमें आता है, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस इसमें है, एक्सपीरियंस की कैटेगरी में वर्क एक्सपीरियंस है। इसके लिए रिलेटेड कोर्सेज जो होते हैं वो भी एक्सपीरियंस कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि वहाँ कुछ ना कुछ आप काम भी करते हैं। जैसे अप्रेंटिस में है तो कुछ काम भी करते हैं आप, ठीक, वहाँ स्टाइपेंड भी आपको मिलता है, तो एक्सपीरियंस में वो लेते हैं। CITS में जैसे है कि आपको टीचिंग प्रैक्टिस भी करना, क्लासेस के साथ साथ खुद टीचिंग प्रैक्टिस भी करना होता है, तो इसलिए इसे एक्सपीरियंस में काउंट करते हैं। चलिए परफॉर्मेंस अगला पॉइंट है। एक्सपीरियंस के बाद ये तीसरा चौथा पांचवा जो भी होगा, तो ये अगला पॉइंट है परफॉर्मेंस। कोई स्पेशल परफॉर्मेंस, स्पेशल परफॉर्मेंस, कुछ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगर है आपका तो वो आप यहां मेंशन करेंगे। अवार्ड्स एंड रिवार्ड, कुछ अगर आपको मिला है, कोई पुरस्कार मिला है, कोई अवार्ड्स मिला है, कोई ट्रॉफी मिली है, तो उसका आप उसके बाद मेंशंस होता है अवार्ड्स एंड रिवार्ड्स। स्कॉलरशिप अगर कहीं पर मिला है, यानी किसी अच्छे काम के लिए, डिस्टिंक्शंस के लिए आपको स्कॉलरशिप मिलती है, वो SC ST स्कॉलरशिप की कैटेगरी इसमें नहीं आती है। तो कोई डिस्टिंक्ट आपने काम किया है तो उसके लिए अगर आपको स्कॉलरशिप गवर्नमेंट द्वारा, किसी इंस्टीट्यूट द्वारा, ऑर्गेनाइजेशंस या किसी NGO द्वारा भी अगर दिया गया है तो आप उसका मेंशन कर सकते हैं, स्पेसिफिक मेंशन कर सकते हैं। चलिए मिटा दूं। इसके बाद आपकी आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या आप कर सकते हैं, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो आप कर सकते हैं। लीडरशिप क्वालिटी, क्या स्पेसिफिक क्वालिटी आपकी क्या है, क्या जिम्मेदारियां आप निभा सकते हैं। तो इसमें 2-3 पॉइंट ज़्यादा नहीं लिखना होता है, 2-3 पॉइंट्स कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है। तो उस अपने रिलेटेड फील्ड से ही आप अपना एक्सपीरियंस इसमें लिख सकते हैं। और इसके बाद लास्ट हैबिट एंड हॉबी। आदत और शौक, आपकी आदत क्या है और शौक क्या है। तो हैबिट एंड हॉबी, हैबिट एंड हॉबी। और अगर कुछ स्पेशल रिमार्क है तो स्पेशल रिमार्क इफ एनी। क्या ये अलग है, हैबिट एंड ये अलग है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आएगा, ये अलग पॉइंट है, ये सब अलग पॉइंट है। यहां तो आप अपना लिखेंगे 1 2 3 पॉइंट्स। लीडरशिप क्वालिटी का मैंने कोर्स किया है तो आई कैन एक्ट एज ए लीडर, आई टेक द लीडरशिप क्वालिटी। तो लीडरशिप क्वालिटी का आप यहाँ लिख सकते हैं कि जो भी लीडरशिप क्वालिटी है उसमें आप लिख सकते हैं कि मेरा क्वालिटी है, या आई कैन वर्क विथ ऑनेस्टी, कंसिस्टेंटली, परसिस्टेंटली, वो सब 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। तो हैबिट्स एंड हॉबी आपकी क्या है,
आदतें आपकी क्या है और आपके शौक क्या है, वो जनरली लोग लिखते हैं। कोई कहेगा गार्डनिंग करना है, कोई खेलना है, ये है। तो जो भी हैबिट और हॉबी है उसमें आप लिख दीजिए। और स्पेशल रिमार्क्स अगर कोई है जो अब तक छूट गया हो तो वो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। कुछ और छूट गया इसमें तो वीकनेस नहीं लिखना है इसमें आपने। ठीक है, लिखा रहता है, बट जरूरी नहीं है कि आप अपनी वीकनेस लिखें कि मेरी कमजोरी क्या है। क्या ऑब्जेक्टिव तो सब यही हो गया आपका। ये ऑब्जेक्टिव आप यहां लिख सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी में। रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप अपना वीकनेस लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए कि मैं ये नहीं कर सकता हूं। तो अगर आपको कोई लिखना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव और उसमें आ जाएगा। चलिए, टाइप ऑफ बायोडाटा। तो बायोडाटा लिखने के 3 तरीके होते हैं। पहला होता है क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल बायोडाटा। सो ये किस लिए होता है? इफ ए पर्सन वांट ए प्रमोशन in same organization or company, or get job at higher salary, or get job at higher salary in other organization, then he sent this type of biodata. If a person want a promotion in same organization or company, or get job at higher salary in other organization, then he send this type of biodata. So, यदि कोई व्यक्ति जिस कंपनी या संगठन में काम कर रहा है, जिस कंपनी या संगठन में काम कर रहा है, उसमें पदोन्नति चाहता है, काम कर रहा है, उसमें पदोन्नति चाहता है, या किसी दूसरे संगठन में उच्च पद और वेतन चाहता है, या किसी दूसरे संगठन में उच्च पद और वेतन चाहता है, तो वह इस प्रकार के विवरण को भेजता है। चाहता है तो वह इस प्रकार के विवरण को भेजता है, यानी क्रोनोलॉजिकल बायोडाटा। इसे हम क्रोनोलॉजिकल बायोडाटा कहते हैं। तो इस क्रोनोलॉजिकल बायोडाटा में क्या होता है, जो ऊपर के 2-3 पॉइंट है वो तो सेम है, बट जैसे इसमें एड्रेस, इट कंटेन्स, आप लिख लें, इट कंटेन्स एड्रेस, क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन,
टेक्निकल क्वालिफिकेशन में ही अगर वो पीएचडी तक या जो हायर तक सब उसी में आ जाएगा, अलग से फिर वो डिग्री डिप्लोमा और अलग अलग नहीं करेगा, टेक्निकल क्वालिफिकेशन सब उसी में आ जाएगा। और टेक्निकल क्वालिफिकेशन में उसका वोकेशनल क्वालिफिकेशन भी आ जाती है। और यहाँ पर मेन उसका एम्फेसिस होता है स्पेशल वर्क, स्पेशल वर्क परफॉर्म, स्पेशल वर्क परफॉर्म, एक्सपीरियंस, रिवार्ड, अवार्ड, अप्रिसिएशन, एबल टू कैरी आउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। कोई मेडल मिला है तो मेडल, एंड लास्ट में एंड स्पेसिफिक रिमार्क। ये मेन है, यानी क्वालिफिकेशंस और वो सब एक या दो लाइन में ही कंप्लीट हो जाता है। जनरल क्वालिफिकेशंस यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशंस, क्योंकि उसी अगर डिपार्टमेंट दे रहा है या दूसरे डिपार्टमेंट में दे रहा है तो मेन होता है वो चाहते हैं कि आपका टेक्निकल एक्सपर्टाइज क्या है, क्या आप कर सकते हो, क्या आप कर रहे हो, और जो आप कर रहे थे वहाँ पर आपने क्या क्या अच्छा काम किया, क्या अप्रिसिएशन मिला, और आगे आप क्या कर सकते हो। और वही व्यक्ति अपने को प्रोजेक्ट भी करता है कि मैंने 2 साल 3 साल 4 साल ये काम किया है, ये मुझे अवार्ड मिला है, ये अप्रिसिएशन मिला है, ये मेडल मिला है, आगे मैं ये काम कर सकता हूँ, ये मेरे एक्सपीरियंस है। तो मेन होता है बेसिक क्वालिफिकेशन, बेसिक टेक्निकल क्वालिफिकेशन या एंट्री लेवल क्वालिफिकेशन जिसे हम कहते हैं, वो इतना मैटर्स नहीं करता यहाँ पे, बट होता है, वो भी लिखा जाता है, पहले तो ही आता है बट वो आता है, तो इसे हम कहते हैं। इसमें होता है एड्रेस क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, ये तीनों इतने में ही हो जाता है। इसके बाद ये मेन होता है स्पेशल वर्क परफॉर्म, एक्सपीरियंस्ड, रिवार्ड, अवार्ड, अप्रिसिएशन, एबल टू कैरी आउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेडल्स एंड स्पेसिफिक रिमार्क्स। इसे हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल बायोडाटा। दूसरा होता है फंक्शनल बायोडाटा। फंक्शनल बायोडाटा ये भी वर्किंग पर्सन के लिए है। ये पर्सन वर्किंग एट ए स्पेसिफिक पोस्ट want to send description for a post required special functional ability। तो ये भी कार्य करने वालों के लिए ही है। ए पर्सन वर्किंग एट ए स्पेसिफिक पोस्ट वांट टू सेंड डिस्क्रिप्शन फॉर ए पोस्ट रिक्वायर्ड स्पेशल फंक्शन एबिलिटी। तो कभी कभी आप पेपर में देखिए, एम्प्लॉयमेंट में देखिए, निकलता है कि फंक्शनल एबिलिटी। तो किसी हायर पोस्ट के लिए या डेपुटेशंस के लिए निकलता है कि इस जो डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर्स कहीं काम कर रहे हो, वो ज्वाइंट डायरेक्टर या डायरेक्टर, यानी 5 साल 10 साल अगर इस पोस्ट पर काम कर रहे हैं तो 3 साल के लिए ये डेपुटेशन पर डायरेक्टर की पोस्ट निकाली जाती है। उसका रिक्वायरमेंट स्पेशल ये है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर काम किए हों,
वो किसी ट्रेनिंग सेंटर्स को मैनेज करने का अनुभव हो, बजट का अनुभव हो, या कोई क्राइसिस मैनेजमेंट हो, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का, मतलब कुछ स्पेशल वो लिखते हैं कि ये अगर अनुभव आपके पास है तो आपको वरीयता दी जाएगी। ठीक है, आपकी पोस्ट और एक्सपीरियंस है वो तो आप एलिजिबल हैं, बट अगर ये साथ में होगा तो वरीयता दी जाएगी। तो इस तरह के रिज्यूम्स को फंक्शनल रिज्यूम्स कहते हैं। तो इसमें आप लिख लें कि जब कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट पद पर कार्य करता है, जब कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट पद पर कार्य कर रहा हो, कार्यकर्ता ने, जब कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट पद पर कार्य कर रहा हो और किसी विशेष कार्यजनित पद के लिए, किसी विशेष कार्यजनित पद के लिए आवेदन कर रहा हो, किसी विशेष कार्यजनित पद के लिए, किसी विशेष कार्यजनित पद के लिए आवेदन कर रहा हो, तो इस प्रकार के विवरण को या इस प्रकार के बायोडाटा को फंक्शनल बायोडाटा, इस प्रकार के बायोडाटा को कार्य रूपी बायोडाटा कहते हैं, कार्य रूपी बायोडाटा कहते हैं। इस बायोडाटा में जो नीचे का है वो सबसे ऊपर रहेगा, जो नीचे का पार्ट है वो ऊपर आ जाएगा, यानी स्पेशल वर्क जो अभी आप कर रहे हैं, परफॉर्मेंस, स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप कर सकते हैं, अवार्ड, अप्रिसिएशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी, स्पेसिफिक मेंशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई विशेष आपकी विशेषता है, आपके व्यक्तित्व को अगर कोई विशेषता है तो उसे आप मेंशन करेंगे। जो भी रिज्यूम जो आवश्यक उसके अनुसार ही आप कहेंगे। अगर उसमें फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है कि आप बजट में काम किए हैं तो आप बताएंगे हाँ मैंने बजट सेक्शन में 2 साल या 3 साल काम किया है, सुपरवाइज किया, या एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर मैंने 2 साल काम किया है, या इस पोस्ट पर मैंने काम किया, तो वो स्पेशल रिक्वायरमेंट्स होते। इसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन आती है। हाँ, क्वालिफिकेशन तो ठीक है, क्वालिफिकेशन में अब सब आ जाएगा, एजुकेशनल टेक्निकल सब इसी में रहेगा। एजुकेशनल जो भी आपने हाई स्कूल से लेके एमए बीए जो भी आपने किया वो सब होगा। इसके बाद टेक्निकल क्वालिफिकेशन में टेक्निकल वोकेशनल जो भी होगा, पीएचडी फेलोशिप तक, जर्नल तक कुछ अगर पब्लिश हो गया तो वो सब में हो जाएगा उसी में, और इस लास्ट में हो जाएगा पोस्टल एड्रेस या एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन जिसे। तो इसमें मेन ऊपर आता है, और ये पोर्शंस क्योंकि आप तो काम कर रहे हैं, उनको पता है कि आप इस पोस्ट पे काम कर रहे हैं, तो क्वालिफिकेशन तो आपकी होगी ही। अगर कोई डिप्टी डायरेक्टर है तो ठीक है, वो तो इंजीनियर होगा ही कम से कम, इस पोस्ट पर होगा तो डिप्लोमा तो होगा ही, वो सेलेक्टेड है पोस्ट पे। तो हमें उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, हमें तो ये चाहिए कि वर्क एक्सपीरियंस क्या है, क्योंकि हम हायर पोस्ट चाहते हैं। वो डिप्टी डायरेक्टर, हम उसे डायरेक्टर की पोस्ट पे काम करने के लिए, ठीक है वो डिप्टेशन ही होता है 2 साल 3 साल के लिए। अक्सर आप देते हैं गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज जाते हैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट 3 साल के लिए जाते हैं। जैसे अभी हमारे हेडक्वार्टर में जो काम कर रहे हैं सुशील, आपके सीएफआई में ही देख रहे हैं जो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं सुशील अग्रवाल,
वो एज ए डायरेक्टर पोस्ट में एनएसडीए में गए थे, हालांकि सेम मिनिस्ट्री में ही गए थे, बट अलग जैसे डीजीटी है डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग, वैसे वो एनएसडीए में चले गए थे, नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी, जो एनएसक्यूएफ का पूरा देखता है या फिर सर्टिफिकेशंस का पूरा देखता है, एफिलिएशन का पूरा देखता है। तो वहाँ गए थे 3 साल के लिए एज ए डायरेक्टर। तो ऐसे जगह पे जब कोई जाता है हायर पोस्ट के लिए, तो वहाँ उसकी जो बेसिक क्वालिफिकेशंस है वो इतना मैटर्स नहीं करती है, बट उसका वर्क मैटर करता है। तो जैसे स्पेशल वर्क हुआ, परफॉर्मेंस हुआ, स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अवार्ड्स है, अप्रिसिएशंस है। अप्रिसिएशन मतलब प्रशंसा पत्र कोई मिला हो, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी यानी प्रशासनिक योग्यता उसकी क्या है, क्या क्षमता है उसकी, और स्पेसिफिक मेंशन टू द कैरेक्टरिस्टिक, कोई विशेष योग्यता आप में है, विशेष कार्य आप करने में सक्षम है, जो कर सकते हैं या आपने किया है भविष्य में, पीछे आपने किया है और भविष्य में कर सकते हैं, तो उसको यहाँ मेंशन करते हैं। फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन और पोस्टल एड्रेस। ठीक है। तीसरा होता है कंबाइंड। कंबाइंड बायोडाटा। अब ये किसके लिए है? पहला दोनों तो था जो ऑलरेडी इंप्लाइड है, तो अब तीसरा किसके लिए बचा? जो इंप्लाइड नहीं है, जो इंप्लाइड नहीं है, और उन दोनों को मिला दो। अब जो पहले के दोनों बायोडाटा, उन दोनों को मिला दीजिए तो तो ये होता है द पर्सन रिटायर होगा, उसको क्यों चाहिए भाई? उसको तो गवर्नमेंट पेंशन देगी या फील होगा। अगर रिटायर्ड हो रहा है तो वो दूसरी कैटेगरी में आएगा, फंक्शनल वाले में। अगर वो रिटायर्ड है तो फंक्शनल वाली कैटेगरी में आएगा, इसमें नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल सही कर रहे हैं। आर्मी वाला अलग केस है। आर्मी का जैसे अभी अग्निवीर गए हैं, अब 4 साल के बाद आ जाएंगे, तो उनको, बट वो तो एक्सपीरियंस अपना लिखे कि मैं 4 साल 5 साल काम किया हूँ, तो वो तो काम कर चुके हैं, तो वो पहली या दूसरी कैटेगरी में भी आ सकते हैं, बट इसमें नहीं आएंगे। इस कैटेगरी में वो है कि जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, अभी कहीं एम्प्लॉयमेंट नहीं किए हैं। तो पर्सन हैविंग क्वालिफिकेशन and in search of job related to his field will send this type of biodata. It contains all activities. It contains all activities in details. In a sequential order. It is a combination of above two mentioned biodata. तो दोनों को आप ऊपर वाले को कंबाइन कर दें तो तीसरा बायोडाटा आपका बन जाता है। तो ये है द पर्सन हैविंग क्वालिफिकेशन एंड इन सर्च ऑफ जॉब रिलेटेड टू हिज फील्ड विल सेंड दिस टाइप ऑफ बायोडाटा. It contains all activities in details in a sequential order. It is a combination of above two mentions biodata. तो कोई भी व्यक्ति जो
आवश्यक योग्यता प्राप्त कर लिया है, कोई भी व्यक्ति जो आवश्यक योग्यता प्राप्त कर लिया है और अपने क्षेत्र से संबंधित या विषय से संबंधित और अपने विषय से संबंधित रोजगार प्राप्त करना चाहता है, विषय से संबंधित रोजगार प्राप्त करना चाहता है, वह इस प्रकार के बायोडाटा को प्रस्तुत करता है, वह इस प्रकार के बायोडाटा को प्रस्तुत करता है। इसमें सभी आवश्यक सूचनाएं क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत की जाती हैं। इसमें सभी आवश्यक सूचनाएं क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत की जाती हैं। इसमें सभी आवश्यक सूचनाएं क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत की जाती हैं। ऊपर के दोनों बायोडाटा के विवरण को मिला देने से इस बायोडाटा का विवरण स्वतः ही बन जाता है। इस बायोडाटा का विवरण स्वतः ही बन जाता है। तो इसमें जो मैंने शुरू में आप लोग को बताया था, पोस्टल एड्रेस, वो एग्जैक्ट वही बायोडाटा है। पोस्टल एड्रेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, वोकेशनल क्वालिफिकेशन, डिग्री, मास्टर डिग्री, फेलोशिप, पीएचडी और जर्नल्स, पब्लिकेशंस। उसके बाद एक्सपीरियंस में आपका स्किल एक्सपीरियंस, वर्क रिलेटेड एक्सपीरियंस अगर कोई है तो, देन रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्पेशल हॉबी, हैबिट एंड हॉबी एंड स्पेशल रिमार्क्स। वो जो है कंबाइंड बायोडाटा है। दैट इज द फॉर्मेट ऑफ कंबाइंड बायोडाटा जो आप बनाते हैं, वो आपका फॉर्मेट है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, ठीक है। जैसे मैंने कहा है, आप स्पेशल वर्क परफॉर्म या डन, तो जब आप लिखोगे स्पेशल वर्क परफॉर्म या डन, आगे नो हो जाएगा। उन्होंने जो किया होगा जब लिखेंगे तो अपना स्पेशल वर्क लिखेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी तक आपने कुछ नहीं किया लेकिन आप ये कर सकते हैं, तो वो है ना कि वहां पर लिखना क्या है आपको। हाँ, वो भी कर सकते हैं, लेकिन बट कभी कभी होता है ना कि अगर आप कोई स्पेशल काम किए हैं तो उसको आप डिलीट कर सकते हैं। ऐसा बात नहीं कि आप लिखे हैं स्पेशल वर्क्स नो लिखें तो उसको आप हटा दीजिए। तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें से क्या आप लिखना चाहते हैं जो देखने में अच्छा लगे। तो अब हम आते हैं कि लिखते समय कुछ इंपॉर्टेंट सजेशन फॉर राइटिंग। ये तो मैंने एक आपको बताया है कि ये हो सकता है, उसमें बहुत सी चीजें ऐसी होगी जो आपको अप्लीकेबल नहीं, जैसे रिवार्ड्स है, एवार्ड्स है, अप्रिसिएशंस है। तो नो लिखने के बजाय उसको लिखिए ही मत, हटा दीजिए, उस पॉइंट से आगे चले जाइए आप। अगर एवार्ड्स रिवार्ड्स, हाँ, अगर वो एडवर्टाइज में कहीं कहीं कभी कभी दिया रहता है कि ये पॉइंट हमें चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, टेक्निकल, ये, तब तो आपको लिखना पड़ेगा। अगर वहाँ लिखा है रिवार्ड्स एवार्ड, तब तो आपको नो लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर स्पेसिफिक मेंशन नहीं है एडवर्टाइजमेंट में तो आप उसको स्किप कर जाइए। द सजेशन, इंपॉर्टेंट सजेशन। सो कुछ पॉइंट जो आप लिखते समय ध्यान दें, ये बहुत जरूरी है।
तो पहला पॉइंट है यूज प्रॉपर फंड एंड साइज ऑफ फंड। तो फॉर्मेट लिखते समय आप प्रॉपर फंड का यूज करें। तो जनरली इसमें आप कोई भी फंड यूज कर सकते हैं, बट ऐसा फंड यूज करें जो इट शुड बी डेकोरेटिव, बहुत ज्यादा डेकोरेटिव ना हो, नॉर्मल डेकोरेटिव एंड ऑर्नेट। ऑर्नेट का मतलब होता है अलंकृत और डेकोरेटिव का मतलब सुसज्जित। तो इसमें जनरली आप लोग यूज जो करते हैं शरीफ और सेंस शरीफ। अब इसमें भी अलग अलग फंट हैं, आप अभी और भी आ गया होगा। तो इसमें भी जैसे इसके अंदर अगर आप जाएंगे तो टाइसन नंबर आता है, रोमन कोरियर है, या जॉर्जियो है। तो ये सब फ्रंट्स आप यूज कर सकते हैं जो आपको सुटेबल लगे। ऐसा नहीं कि आप यही इसी फ्रंट को यूज करें, बट थोड़ा डेकोरेटिव हो, देखने में अच्छा लगे, अलंकृत हो का मतलब देखने में अच्छा लगे, ऐसा फंट आप चूज करें। और फंट की साइज, जो साइज पॉइंट हो, ये शुड बी 10 to 12, इससे ज्यादा ना हो, बहुत ज्यादा ना हो, 10 और 12 के बीच में उसका साइज रखिए। 10 to 12 का ही साइज होना चाहिए। है? क्यों बायोडाटा को हाईलाइट क्यों करेंगे? जहां आप हाईलाइट करना वहां बुलेट यूज करिए ना, आप उसे बुलेट यूज कर दीजिए तो हाईलाइट ऑटोमेटिक हो जाएगा। इस बीच में आप ऐसा नहीं कि आपने क्वालिफिकेशन को हाईलाइट कर दिया, नहीं, हाईलाइट करने की कोई, या बोल्ड में भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। या तो फिर बोल्ड में पूरा लिखिए, या बोल्ड में, या किसी स्पेसिफिक चीज को आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो उससे पहले बोल्ड लगा दीजिए बुलेट फॉर्म में, मतलब कैपिटल लेटर में। हाँ, वो तो आप फिर सबको लिखिए कैपिटल लेटर में पूरा, बट वो देखिए कि एक पेज में आपका आ जाए रिज्यूम। रिज्यूम जनरली कैपिटल लेटर में आता नहीं है, नॉर्मल लेटर में ही होता है। नॉर्मल में लिखिए आप, कैपिटल लेटर में क्यों लिखेंगे? कैपिटल लेटर जो आपको स्पेसिफिक करना है वहां पर उसके पहले आप बुलेट दिखा दीजिए, उसके बुलेट में शो करिए, तो लगेगा कि हाँ ये कुछ आप अटेंशन ड्रा करना, वो हम आएंगे इस पर अटेंशन। तो ये यूज प्रॉपर फॉर्मेट एंड साइज, ये आप ध्यान रखिए कि प्रॉपर फॉर्मेट और साइज होना चाहिए। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है टेक केयर while राइटिंग। लिखते समय टेक केयर while राइटिंग का मतलब नो मिस्टेक इन वर्ड्स और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंटेंस। दो मिस्टेक का हमें ध्यान रखना होता है, एक तो स्पेलिंग मिस्टेक और दूसरा ध्यान रखना होता है ग्रामेटिकल मिस्टेक। ये न हो, ये बस ये अवॉइड करिए। लिखते समय ये ध्यान दीजिए कि जो भी आप शब्द लिख रहे हैं या जो सेंटेंस लिख रहे हैं, तो सेंटेंस का जो फॉर्मेशन हो वो डायरेक्ट हो, इनएक्टिव ना हो। एक्टिव और पैसिव वॉइस होता है ना, तो पैसिव वॉइस में मत लिखिए, एक्टिव वॉइस में हमेशा लिखिए कि आई हैव परफॉर्म, ऐसे लिखिए आई हैव परफॉर्म दिस वर्क, आई हैव डन दिस, ऐसे शुरू, ऐसे नहीं द वर्क हैव बीन परफॉर्म बाय मी। तो पैसिव में मत लिखिए, एक्टिव में हमेशा लिखिए उसको। और याद रखिए कि स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो और ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, और फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस सिंपल हो, समझ में आ जाए कि क्या आप कहना चाह रहे हैं। तो उसमें ज़्यादा ग्रामेटिकल है वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो टेक केयर व्हाइल राइटिंग, लिखते समय आप ध्यान दीजिए कि कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो और कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, और सेंटेंस बिल्कुल सिंपल हो। एक्टिव वॉइस में आप उसे लिखें हमेशा। तो इसको आप देखते हैं,
सो टोटल, तीसरा पॉइंट है टोटल डिस्क्रिप्शन। टोटल डिस्क्रिप्शन इन सीक्वेंस एंड प्रॉपर फॉर्मेट। तो जो भी लिखना है, टोटल डिस्क्रिप्शन पूरा विवरण क्रमबद्ध हो और उचित प्रारूप में हो। पूरा विवरण क्रमबद्ध हो और उचित प्रारूप में हो। पूरा विवरण क्रमबद्ध हो और उचित प्रारूप में है। इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि रिलीवेंट इंफॉर्मेशन, relevant information must be included। तो जो आवश्यक सूचनाएं या तर्क संगत सूचनाएं आपके हिसाब से जो भी है वो आ गई हो, यानी तर्क संगत सूचनाएं अवश्य सम्मिलित हो जाएं। तो ज्यादा डिटेल्स में लिखने की जरूरत नहीं है, तो तर्क संगत सूचनाएं अवश्य सम्मिलित हो जाएं। ठीक है, मिटा दें। चौथा में आप आ जाइए, अवॉइड क्या अवॉइड करना है आपको? राइटिंग इन स्टोरी फॉर्म और इन पोएटिक लैंग्वेज। दूसरा आप याद अवॉइड करिए, डू नॉट यूज मोर एग्जाम्पल। डू नॉट यूज मोर एग्जाम्पल और डू नॉट यूज प्रोवर्ब। कोई मुहावरा या कहावत का यूज मत करिए, ये ध्यान रखिए, इसको अवॉइड करिए जितना हो सके। अवॉइड राइटिंग इन स्टोरी फॉर्म और पोएटिक फॉर्म, यानी कविता या कहानी के फॉर्म में मत लिखिए। कविता या कहानी के फॉर्म में, यानी कविता या कहानी की तरह मत लिखिए, ज्यादा उदाहरण मत लिखिए, और कोई मुहावरा या लोकोक्ति मत लिखिए। कोई मुहावरा मत लिखिए, ये याद रहे आपको। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। मिटा दूं? कल आपको इंटरव्यू में मैंने लिखाया था कि जब बोलते समय आपका जो कंटेंट कैसा होना चाहिए, याद है? वो यहां पर भी आप यूज कर सकते हैं। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, रिलीवेंट, रियलिस्टिक, रीजनेबल एंड recent fact, in short, simple, systematic and self-explanatory। ये बहुत जरूरी है, इसको आप ध्यान रखें। क्या बात है भाई? रिलीवेंट, रियलिस्टिक, कल भी मैंने आपको बताया था। रिलीवेंट, रियलिस्टिक, रीजनेबल एंड रिसेंट फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन यहां कर दें। फैक्ट्स की जगह इंफॉर्मेशन कर दें। कल फैक्ट्स था, वही याद रहा। इंफॉर्मेशन इन शॉर्ट, सिंपल, सिस्टमेटिक एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पैटर्न। तो जो भी सूचना आपकी हो, तर्क संगत हो, उचित हो, कल मैंने बोला ही था, याद ही होगा आपको। तो तर्क संगत हो, वास्तविक हो, उचित हो और वर्तमान की हो।
तर्कसंगत, उचित, वास्तविक और वर्तमान सूचनाओं को सरल, संक्षिप्त, क्रमबद्ध और स्वयं समझने के प्रारूप में लिखें। स्वयं समझने के प्रारूप में लिखें, यानी क्या आप लिख रहे हैं वो पता चल जाए कि क्या है। ठीक है, स्वयं समझने के प्रारूप में लिखें। हो गया। प्रॉपर यूज ऑफ स्पेस, अगला पॉइंट, प्रॉपर यूज ऑफ स्पेस। अगला पॉइंट, हाँ जी, ना अवॉइड तो हो गया, अवॉइड तो पहले ही हो गया था यार। अवॉइड के बाद वो रिलीवेंट भी अगला पॉइंट है। अवॉइड में तो 4 पॉइंट मैंने बताया था कि आप उसको स्टोरी फॉर्म में न लिखें, कविता के फॉर्म में न लिखें, ज़्यादा एग्जाम्पल न दें, कोई मुहावरा, वो बस अवॉइड में 4 है। उसके बाद रिलीवेंट भी एक पॉइंट है। इसके बाद हो गया प्रॉपर यूज ऑफ स्पेस। प्रॉपर यूज ऑफ स्पेस, यूज स्पेस इफेक्टिवली। well organized information while looking appears to be attractive and decorative. Appears to be attractive and decorative. Do not use more information in one line and do not leave more space between the line. ये जरूर ध्यान रखें आप। यूज स्पेस इफेक्टिवली, वेल ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन while looking appears to be attractive and decorative. Do not use more information in one line and do not leave more space between the line. ये 2-3 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू। अरे ये तो ठंडा पानी है यार। कोई बात नहीं, रहने दो, पानी की जरूरत नहीं, रहने दो, जरूरत नहीं है। तो प्रत्येक जगह का प्रभावशाली तरीके से उपयोग करना। हाँ, थोड़ा सा गर्म है, वो खांसी जुकाम आ रहा है। तो प्रत्येक जगह का प्रभावशाली तरीके से उपयोग करना, प्रत्येक जगह का प्रभावशाली तरीके से उपयोग करना, व्यवस्थित सूचनाएं देखने में, पूर्ण व्यवस्थित सूचनाएं देखने में आकर्षक व पूर्ण व्यवस्थित सूचनाएं देखने में आकर्षक व सुसज्जित लगें, देखने में आकर्षक व सुसज्जित लगें, आकर्षक व सुसज्जित लगें। आगे आप लिख लें, एक ही लाइन में ज्यादा सूचना नहीं लिखना, एक ही लाइन में ज्यादा सूचना नहीं लिखना तथा 2 लाइनों के बीच में ज्यादा जगह नहीं छोड़ना। एक ही लाइन में ज्यादा सूचना नहीं लिखना तथा 2 लाइनों के बीच में ज्यादा जगह नहीं छोड़ना।
अगला पॉइंट आप लिख लें, रिमेंबर यूज सिंपल लैंग्वेज। अगला पॉइंट है ये, रिमेंबर टू यूज सिंपल लैंग्वेज, यानी सरल भाषा का उपयोग करें, यह याद रखें। वैसा ऐसे सरल भाषा का उपयोग, दी इंफॉर्मेशन शुड रिफ्लेक्ट, इंफॉर्मेशन शुड रिफ्लेक्ट क्लियर एंड करेक्ट मैसेज। ये बहुत जरूरी है कि आप क्या सोच के लिख रहे हैं, क्योंकि रिज्यूम जिसके पास जाएगा उसमें आप नहीं रहोगे। जब वो पढ़ेगा तो उसका अर्थ क्या निकालेगा। जैसे हम लेसन प्लान में कहते हैं ना कि शुड बी फ्री फ्रॉम एम्बिग्यूटी, तो उसी तरह से जो कुछ भी आप लिखें, तो इंफॉर्मेशन शुड रिफ्लेक्ट क्लियर एंड करेक्ट मैसेज, यानी आपके लिखे शब्दों से स्पष्ट और उचित संदेश मिले, लिखे शब्दों से स्पष्ट और उचित संदेश मिले। यानी जो सोच के आपने लिखा है, जब दूसरा वाला पढ़े तो वो भी उसका वही अर्थ निकाले, दूसरा अर्थ न निकले। ये कहने का मतलब है कि लिखे शब्दों से उचित और स्पष्ट संदेश मिले, उचित और स्पष्ट संदेश मिले। अगला पॉइंट, ए बुक इज जज बाई इट्स टाइटल एंड same way a person is judged by his resume या बायोडाटा लिख लें, बायोडाटा। So take utmost care while writing ए बुक इज जज बाई टाइटल्स। तो जैसे एक बुक को, किताब को शीर्षक से देखा जाता है, वैसे ही व्यक्ति को, जैसे एक किताब को शीर्षक से पहचाना जाता है, उसी प्रकार एक व्यक्ति का आकलन उसके द्वारा प्रस्तुत विवरण से किया जाता है। उसी प्रकार एक व्यक्ति का आकलन उसके द्वारा प्रस्तुत विवरण से किया जाता है, उसके द्वारा प्रस्तुत विवरण से किया जाता है। अतः बायोडाटा लिखते समय ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। अतः बायोडाटा लिखते समय अत्यधिक ध्यान देना। अगला पॉइंट आप लिख लें, डिफेक्ट फ्री। अगला पॉइंट है ये, डिफेक्ट फ्री एंड सिस्टमेटिकली arranged biodata will increase
the interest of the person, will increase the interest of the person who is reading it. Who is reading it. It is a reflection of your performance though you are not there. Defect-free and systematically arranged biodata will increase the interest of the person who is reading it. Full stop. It is reflection of your performance, though you are not there. Though you are not there. तो त्रुटि रहित यानी गलती रहित या त्रुटि रहित और क्रमबद्ध व्यवस्थित, त्रुटि रहित और क्रमबद्ध व्यवस्थित बायोडाटा पढ़ने वाले में, बायोडाटा पढ़ने वाले में रुचि उत्पन्न करता है। पढ़ने वाले में रुचि उत्पन्न करता है। पढ़ने वाले में रुचि उत्पन्न करता है। फुल स्टॉप। यह आपके कार्यकुशलता को आपकी अनुपस्थिति में दर्शाता है। यह आपके कार्यकुशलता को आपकी अनुपस्थिति में दर्शाता है। अगला पॉइंट आप लिख लें, इंश्योर टू राइट परफॉर्मेंस skill and experience according to need of organization. Ensure to right performance, skill and experience according to need of organization. So कार्यकुशलता, अनुभव और दक्षता। कार्यकुशलता, अनुभव और दक्षता। कार्यकुशलता, अनुभव और दक्षता संगठन जिसमें आवेदन कर रहे हैं, संगठन जिसमें आवेदन कर रहे हैं उसकी आवश्यकता के अनुरूप लिखें। संगठन जिसमें आवेदन कर रहे हैं उसकी आवश्यकता के अनुरूप लिखें। उसकी आवश्यकता के अनुरूप लिखें। शुड, अगला पॉइंट, हाँ, शुड प्रोवाइड ऑल essential information should provide all essential information to the employer
to the employer. He should able to assess your ability, capability, and suitability for job from your biodata. So, should provide all essential information to the employer. He should able to assess your ability, capability, and suitability for job from your biodata. तो नियोक्ता को, एम्प्लॉयर यानी नियोक्ता को सभी आवश्यक सूचनाएं, नियोक्ता को सभी आवश्यक सूचनाएं इस प्रकार प्रदान करना कि नियोक्ता को सभी आवश्यक सूचनाएं इस प्रकार प्रदान करना कि वह बायोडाटा से ही आपकी योग्यता, क्षमता, कि वह बायोडाटा से ही आपकी योग्यता, क्षमता और उपयोगिता का आकलन कर सके। आपकी योग्यता, क्षमता और उपयोगिता का आकलन कर सके। तो इस क्रम में आप लिखें, ऐसा लिखें कि वो देख सके कि हाँ क्या था। हैव ए लुक ऑन बायोडाटा एंड, हाँ अगला पॉइंट, एंड अश्योर दैट and be sure that it reflect your complete personality. Have a look on biodata and be sure that it reflects your complete personality. Same should be visible when you go for interview. Have a look on biodata and be sure that it reflects your complete personality. Same should be visible when you go for interview. यानी अपने बायोडाटा का अवलोकन करके यह सुनिश्चित कर ले कि यह आपके संपूर्ण व्यक्तित्व को पूर्णतया दर्शाता है। यह आपके संपूर्ण व्यक्तित्व को पूर्णतया दर्शाता है। फुल स्टॉप। साक्षात्कार के समय
यह परिलक्षित होना चाहिए या दिखना चाहिए। साक्षात्कार के समय यह दिखना चाहिए। साक्षात्कार के समय यह दिखना चाहिए। हो गया। अगला पॉइंट आप लिख लें, चेक, रीचेक, चेक, रीचेक, ऐड, डिलीट एंड alter as per requirement before you get fully satisfied. Be aware about authenticity of information. अब आपने लिख लिया है जब पूरा, तो उसके बाद चेक, रीचेक, add, delete and alter as per requirement before you get fully satisfied. Be aware about the authenticity of information. यानी लिखने के बाद यानी बायोडाटा लिखने के बाद उसे उसका निरीक्षण, अवलोकन, बदलाव, कुछ जोड़ना या कुछ हटाना, जैसा आवश्यक हो, पूर्ण संतुष्टि होने तक करना। जैसा आवश्यक हो, पूर्ण संतुष्टि होने तक करना, यानी जब आप संतुष्ट हो जाए कि अब मेरा ये ठीक है, जो इंफॉर्मेशन सही है, तो अब आगे आप लिख लें कि दी गई सूचना की प्रामाणिकता। दी गई सूचना यानी जो कुछ आपने लिखा या लिखी गई सूचना की प्रामाणिकता पर अवश्य ध्यान दें। पूछेगा कि भाई ये है ऐसा, तो कहां से है, क्या लिखा आपने, कहां से प्राप्त किया है, तो लिखी गई सूचना की प्रामाणिकता पर अवश्य ध्यान दें। पॉइंट आप लिख लें, ऑलवेज राइट एक्सपीरियंस स्पेशल परफॉर्मेंस एबिलिटी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स इन बुलेट फॉर्म। तो जो आप स्पेशल अटेंशन चाहते हैं एम्प्लॉयर का या जो भी उसको पढ़ रहा हो, तो उसके लिए यह है कि ऑलवेज राइट एक्सपीरियंस स्पेशल परफॉर्मेंस एबिलिटी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स इन बुलेट फॉर्म। तो अनुभव विशेष कार्यकुशलता, योग्यता कुछ विशिष्ट कार्य योग्यता को बुलेट फॉर्म में दिखाना।
विशिष्ट कार्य योग्यता को बुलेट फॉर्म में दिखाना। अगला पॉइंट आप लिख लें, नेवर डिसीट और टेल लाई इन बायोडाटा। तो बायोडाटा में कभी गलत सूचना या झूठे तथ्य न लिखें। बायोडाटा में कभी भी गलत सूचना या झूठे तथ्य न लिखें। बायोडाटा में कभी भी गलत सूचना या झूठे तथ्य न लिखें। ये जरूरी है कि आप कोशिश करें कि जो सत्य है आपसे संबंधित है उतना ही लिखें। जनरली एक्सपीरियंस में लोग गलत सूचनाएं लिखते रहते हैं, चाहे फिर बाद में वेरिफिकेशन होता है और फिर गलत निकलता है। तो ऐसी कोई गलत सूचना आप न दें। तो ये एक तरह से पूरा बायोडाटा हो गया आपका। लास्ट पॉइंट, कीप ए कॉपी ऑफ, सो बिफोर सेंडिंग it to employer, keep a copy of it with you. Get correct answer of all information before going to interview. Before going to interview. एक ही साथ है, ये अलग अलग नहीं है। इंटरव्यू तो बिफोर सेंडिंग इट टू द एम्प्लॉयर कीप ए कॉपी ऑफ इट विथ इट, यानी बायोडाटा भेजने से पहले एक कॉपी अपने पास रखें। आजकल तो कंप्यूटर पर बनता है तो कॉपी तो रहती ही है, फिर भी बायोडाटा भेजने से पहले एक कॉपी अपने पास रखें। बायोडाटा भेजने से पहले एक कॉपी अपने पास रखें और साक्षात्कार में जाने से पहले सभी सूचनाओं का उचित उत्तर अवश्य प्राप्त कर लें। सभी सूचनाओं का उचित उत्तर अवश्य प्राप्त कर लें। कोई डाउट और कुछ इसमें रिज्यूम में लिखना होगा, कुछ और लिखना होगा तो आप लिख लीजिएगा। चलिए, ये तो एक जस्ट मैंने सिंपल फॉर्मेट किया। अब आपको इसमें आज भी 1.5 घंटे हो गया, मैं 1 घंटे में सोच रहा था खत्म हो जाएगा। चलिए, अगला हमारा पॉइंट है कि हाउ टू, अब मैं उसमें लिखाऊंगा नहीं बट जनरल बता देता हूं, हाउ टू कंडक्ट ए मीटिंग और सेमिनार। अगर कोई सेमिनार और मीटिंग आपको कंडक्ट करना है तो कैसे आप कंडक्ट करेंगे और क्या क्या पॉइंट्स करेंगे। तो कोई भी कार्य करने से पहले हमें पहला तो होता है प्रॉपर प्लानिंग। प्रॉपर प्लानिंग प्रिवेंट द पुअर परफॉर्मेंस, यानी अच्छी तरह आपकी कार्य योजना होगी तो कार्य कुशलता आपकी अच्छी होती है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। तो कोई भी मीटिंग या कोई भी सेमिनार आपको ऑर्गेनाइज करना हो तो उसकी एक प्रॉपर प्लानिंग आप कर लें। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, उसका उद्देश्य क्या है, क्यों आप इस मीटिंग को अरेंज या सेमिनार को अरेंज कर रहे हैं या वर्कशॉप ही करना हो तो क्यों आप अरेंज कर रहे हैं, वो आप जान लें। दूसरा, जितने भी स्टेक होल्डर्स यानी उससे संबंधित लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, सभी एक्सपर्ट्स से कंसल्ट करके आप एक कार्य योजना या वृत्त योजना जिसे एजेंडा कहते हैं उस एजेंडा को बना लें। उस एजेंडा में उद्देश्य भी होता है कि इस मीटिंग्स को क्यों ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और फिर इसके बाद उस एजेंडा को फाइनल अप्रूवल जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनसे आप ले लें कि ये एजेंडा अप्रूव हो गया। अब वह एजेंडा जितने भी
कंसर्न पर्सन्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, जो भी उसमें आएंगे मीटिंग में एक्सपर्ट्स या उस सेमिनार्स में, उनको भेजना, सबको भेज देना कि ये एजेंडा हमारा है। और एजेंडा के बाद अब आता है डेट, कि किस डेट को मीटिंग होगी, वो भी सबसे कंसल्ट करके कोई सुटेबल डेट है, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनसे कंसल्ट करके किस डेट को हमारी मीटिंग होगी, कितने बजे होगी, कितने समय के लिए होगी, वो सब डिसाइड करना। अब इनविटेशन लेटर भेजना। उसके बाद इनविटेशन लेटर आप सबको भेज देते हैं कि यू आर कार्डियली इनवाइटेड फॉर दिस मीटिंग, और ये मीटिंग है, एजेंडा पहले ही आप भेज चुके हैं। तो और फिर 1-2 दिन बाद उनसे आप टेलीफोन से या इससे भी कंफर्म करते हैं कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, या उसकी जगह कोई दूसरा बुलाना हो अल्टरनेट, तो आप विथिन 1 वीक पहले ही ये सब व्यवस्था कर लेते हैं। वेन्यू ऑफ द, कि कहाँ पर मीटिंग होगी, उस वेन्यू को आपको ये वेन्यू इनविटेशन से पहले ही डिसाइड किया जाता है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वेन्यू को आप डिसाइड करें कि कितने लोग आएंगे, कितने लोग बैठेंगे, उसके अनुसार आप वेन्यू डिसाइड करते हैं। और वेन्यू प्रेजेंटेशन, उसमें कम जो आप इनविटेशन लेटर भेजते हैं उसमें वेन्यू भी होता है कि कहाँ पर है। अब पार्टिसिपेंट्स कितने आएंगे, पार्टिसिपेंट्स के बैठने की व्यवस्था क्या होगी, कहाँ पर कौन बैठेगा, कैसे बैठेगा, किस किस ऑर्गेनाइजेशन से आएंगे, तो पार्टिसिपेंट्स के बैठने की भी व्यवस्था आपको करना होता है। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है, तो एक वेबसाइट अगर आप बना सकते हैं उस मीटिंग का तो बना दें, जो मोबाइल पर चले, तो पूरा प्रोसीडिंग्स जो है और वेबसाइट बना देंगे, तो वेबसाइट मोबाइल पर भी चलेगा, फेसबुक पर भी ऑनलाइन आप उसका प्रोविजंस कर सकते हैं, तो ऑनलाइन फेसबुक का भी अगर है प्रोविज़न तो कर दें। देन अवेलेबिलिटी ऑफ वाईफाई, इंटरनेट्स उस जगह पर होना चाहिए, और अनइंटरप्टेड वाईफाई और स्पीड ऑफ द इंटरनेट, ये सब आपको चेक करना होता है कि कितना उसकी स्पीड है और कैसे उसको आप करेंगे। ठीक है। अब अगर ज़रूरत होती है कि कुछ ऑडियो विजुअल एड्स या पब्लिक एड्रेस सिस्टम, मल्टीमीडिया या प्रोजेक्टर्स, कुछ ज़रूरत अगर है रिक्वायरमेंट्स के अनुसार, तो उसे अरेंज करना और फिर उसे चेक करना कि ये जितने भी सिस्टम्स हैं, पीए सिस्टम है, प्रोजेक्टर्स है, कंप्यूटर्स है, ये सब जो है काम कर रहे हों। ठीक है। अब मीटिंग वाले दिन से पहले एक कोऑर्डिनेटर्स आप अपॉइंट्स करते हैं जो मीटिंग को संचालित करेगा। टू कंडक्ट द मीटिंग यू शुड हैव ए कोऑर्डिनेटर, और कोऑर्डिनेटर्स के हेल्प करने के लिए एक व्यक्ति होगा। कोऑर्डिनेटर को सब जितने भी बोलने वाले हैं उनकी लिस्ट उनके पास होती है, और क्या कंटेंट है सब मैटर्स उनके पास होगा। जो भी स्पीकर्स होगा उसको आप समय बता देंगे कि कितना समय बोलना है और क्या प्रायोरिटी है, कब कौन बोलेगा, उसके बाद कौन बोलेगा, उसके बाद कौन बोलेगा, तो उसका प्रेफरेंस भी आप डिसाइड कर देते हैं कि इसके बाद आप, इसके बाद एक। और बोलते समय अगर कोई ज़्यादा समय लेता है तो उसे एक व्यक्ति पीछे से जाके बताता था कि सर समय आपका हो गया, तो अगर ज़्यादा समय ले रहा हो तो उसने आप कार्डियली उनको बोल देना कि सर आपका समय समाप्त हो गया, अब दूसरे का है, तो प्लीज़ अपना आप ख़त्म करें जो भी प्रेजेंटेशंस है। तो प्रेजेंटेशन का अगर एक रिकॉर्डिंग हो सके व्यवस्था कि आप जितने लोग स्पीकर्स हैं बोल रहे हैं तो उनकी रिकॉर्डिंग आप कर लें, जिससे कि अगली मीटिंग में उसको यूज किया जा सके। मीटिंग्स के लिए जो पहले अगर कोई ऐसा सेमिनार हुआ है तो उसे आप देख लें, उस सेमिनार में क्या कमियां थी जिससे उन कमियों को दूर किया जा सके और इस सेमिनार में वो कमी न आए। उन कमियों को आप एक तरह से दूर करते हैं कि क्या कमी थी पहले और अब न आए। तो एक सेमिनार के लिए ये भी जरूरी होता है कि आप उसको देखें कि कैसे है। एक पर्सन, एक्सपर्ट पर्सन होता है जो पूरे प्रोसीडिंग्स को लिखता है, पूरे प्रोसीडिंग्स को अपने फॉर्मेट में, या एक कोई क्लरिकल होते हैं या जो एक्सपर्ट्स लिखने में होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन से जनरली रखा जाता है कि वो पूरे उसके मीटिंग की प्रोसीडिंग्स को लिखता रहता है, और उस प्रोसीडिंग्स के अनुसार पर हम जो प्रेस नोट देते हैं कि दूसरे दिन उस मीटिंग का पेपर में जो भी कवरेज आएगा तो वो प्रेस नोट होता है। या आप चाहें तो मीटिंग के लिए अगर ऐसा है तो
प्रेस वालों को भी बुला सकते हैं, 2-4 प्रेस वाले भी आ सकते हैं, वो खुद कवरेज करेंगे। लेकिन आपको एक ब्रीफ नोट देना होता है प्रेस को, हर मीटिंग के बाद एक ब्रीफ नोट देना होता है। तो उस ब्रीफ नोट के लिए कोई एक्सपर्ट पर्सन्स आप रखते हैं। अब अगर ऑडियंस के कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो उसके लिए कौन आंसर देगा, वो पहले से आपको सजेस्ट करना है कि एक्सपर्ट्स हैं, ये इनके आंसर्स को देंगे। ऑडियंस का कोई डाउट अगर बीच में आ जाता, कोई स्पीकर बोल रहा है, तो फिर उसका कैसे क्लैरिफाई करेंगे, क्विकली करेक्टली उसको क्लैरिफाई करें, जिससे कि पूरी मीटिंग डिस्टर्ब ना हो। ऑडियंस में कभी कभी होता है कि कोई स्पेशल ग्रुप या कोई स्पेशल पर्सन्स पूरी मीटिंग को हाईजैक करना चाहते हैं, तो उन्हें आप समझाने की कोशिश करें, असर्टिव मैनर में, अग्रेशन न दिखाएं, और कोशिश करें कि कोई एक ग्रुप या पर्सन पूरी मीटिंग को हाईजैक न करे और मीटिंग सुचारू रूप से चलते रहे। कोई एम्बिग्यूटी या कोई कॉन्फ्लिक्ट्स या कोई विवाद होता है तो या तो उसे आप सॉल्व करें, नहीं तो कहें कि आप बाद में मिले, हम आपसे डिस्कस करेंगे, अभी मीटिंग चलने दीजिए, मीटिंग के बाद हम डिस्कस करेंगे, यहाँ डिस्टर्ब न करें। तो वो मीटिंग्स का डिस्कस जो भी होता है वो उसको करते रहें और उसको देखते रहें कि कैसे और क्या होता है। ठीक है, तो ये प्रोसीडिंग्स होती है। और जब सब लोग कर लेते हैं, बोल लेते हैं, तो लास्ट में एक वोट ऑफ थैंक्स होता है। कोई एक्सपर्ट पर्सन होता है, सभी बोलने वालों के लिए ये थैंक्स देता है कि आप आए यहाँ पर, बहुत अच्छा लगा, आपने अपना समय दिया है और यहाँ पर अपने बहुमूल्य विचारों को प्रस्तुत किया। तो इस तरह करके एक वोट ऑफ थैंक्स होता है। मीटिंग की जगह पे जैसी व्यवस्था हो, जैसा समय हो, तो चाय पानी जलपान या फिर लंच का या फिर स्नैक्स का वो जो व्यवस्था होती है वो व्यवस्था करना होता है। और फिर ये एक्सपेंडिचर किस बजट से कहाँ से होगा, क्या रिसोर्सेज होंगे, वो सब व्यवस्था भी जो भी ऑर्गेनाइज करता है उसे ही करना पड़ता है, तो उसकी भी व्यवस्था वही देखता है। तो उस तरह से वो मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये एक सिंपल तरीके है, कोई मीटिंग कभी ऑर्गेनाइज करना हो आपको, कोई प्रोसेस हो, ठीक है, मीटिंग का एक पहले से एजेंडा बना होता है, क्या क्या करना है क्या करना है। और जितने भी ऑडियंस आते हैं, ऑडियंस को तो नहीं बट जितने भी एक्सपर्ट्स आते हैं उनको एक फोल्डर देना होता है। उस फोल्डर में उस मीटिंग का पूरा एजेंडा होता है, पूरा डिस्क्रिप्शन होता है, या ऑर्गेनाइजेशन का एक डिटेल्स होता है, तो वो उसमें रखा रहता है। आप देखें किसी भी मीटिंग में एक फोल्डर्स होते हैं, उसमें पेन पेंसिल और कुछ ऐसे यूटेंसिल्स रखे जाते हैं, तो वो पहले से ही टेबल पर रख दिया जाता है जो भी बैठता है। और जनरल एमिनिटीज जो है, जैसे बाथरूम है और ये है, पानी के लिए है, दूसरा है, ये सब तो अरेंजमेंट रहता ही है, वो बताने की जरूरत नहीं है। तो ये है हाउ टू कंडक्ट ए मीटिंग। कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? बड़े शांत है सभी लोग। हाउ टू कंडक्ट ए केस स्टडी। किसी केस स्टडी को, सपोज आप इंडस्ट्री में जाते हैं, अब कोई इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयज को क्या वेलफेयर दे रहा है, या कोई इंडस्ट्रीज नई मशीनों को अडॉप्ट कर रहा है, फ्यूचर के लिए क्या। सपोज आपका एक स्टडी है कि कोई इंडस्ट्री फ्यूचर्स की जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रहा है उसको कैसे अडॉप्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, ये सपोज आपकी केस स्टडी है। एक्सपर्ट जाते हैं इंडस्ट्री में, इधर उधर भी केस स्टडी तो होता रहता है। तो अगर आपको केस स्टडी करना है तो क्या करेंगे, एक इंटरव्यू लेना होता है, कुछ प्रश्न पूछने होते हैं, उन प्रश्नों के आधार पर आप पता करते हैं। जैसे किसी इंडस्ट्रीज का है तो उसके मैनेजमेंट से या सीनियर से या सीईओ जो होगा या उनका जो मैनेजिंग डिपार्टमेंट्स होता है उनसे आपको अपॉइंटमेंट लेके एक मीटिंग अरेंज करना होता है। उसमें पूछना होता है कितने एम्प्लॉयज आपके हैं, कितने डिपार्टमेंट्स आपके हैं, कितने तरह के आप प्रोडक्ट्स बनाते हैं, प्रोडक्ट्स के लिए कौन कौन सी मशीनें हैं, आपका प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है, क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए आप क्या क्या यूज करते हैं, कौन कौन से जो प्रचलित तरीके हैं क्वालिटी मैनेजमेंट के उसका आप उपयोग करते हैं, ब्रेकडाउन होता है तो आप क्या करते हैं, एम्प्लॉयज में कॉन्फ्लिक्ट्स होता है तो उसे कैसे आप रिजॉल्व करते हैं, एम्प्लॉयज के लिए वेलफेयर स्कीम्स क्या क्या है, ट्रेनिंग की क्या व्यवस्था है कि इनको ट्रेनिंग कैसे दी जाती है और कब और क्या होती है, मशीनें जो पुरानी हो गई उनको आप कहाँ से लाते हैं, मशीनों का प्रोक्योरमेंट प्रोसेस क्या है, फॉरेन से आती हैं या कहीं गवर्नमेंट मतलब इंडियन है, इंडियन ओरिजिन्स की हैं, उसका कमीशनिंग इंस्टॉलेशंस और
फ्यूचर में अगर कोई डिफेक्ट्स आता है तो कैसे आप दूर करते हैं, क्या क्या प्रोविजंस आपके पास हैं इन सब के लिए, तो वो सब इंफॉर्मेशन आप लेते हैं। 5 साल के आगे अगर कोई चेंजेस होगा तो चेंजेस को आप कैसे अडाप्ट करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को क्या क्या सूचनाएं आप देते हैं, उनको मोटिवेट कैसे करते हैं, उनका इंक्रीमेंट का प्रोसेस क्या है, कब कब उनको बेनिफिट्स मिलती है, बोनस या और दूसरे कब आप देते हैं, फ्यूचर्स में आपका एक्सपेंशन का प्रोसेस क्या है, आप कुछ और बढ़ाना चाहते हैं इसी को, या कोई नया प्रोडक्ट आप लॉन्च करना चाहते हैं, तो क्या है पूरा आपका प्रोसेस। फिर उसके ऊपर आप अपनी एनालिसिस करते हैं कि हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल है, आगे भी चल सकता है, ये मशीनों को समय पर लाते हैं, पुरानी मशीनों को हटाते हैं, वर्कर्स का वेलफेयर देखते हैं, वर्कर्स को पेमेंट्स रिजनेबल मिलता है, तो ये सब करके फिर आप अपना ये कंक्लूजन देते हैं कि ये इंडस्ट्रीज आगे भी चल सकती है, यहाँ का मैनेजमेंट ऐसा है। और उसमें जो कमियां हैं वो भी आप कहते हैं कि ये कमी नोटिस की गई कि जो क्वालिटी मैनेजमेंट का प्रोसेस पुअर है, ब्रेकडाउन में मेंटेनेंस में ज़्यादा समय लग जाता है, प्लांट मेंटेनेंस का प्रॉपर शेड्यूल्स नहीं इनके पास है, तो वो सब भी आप उसमें लिख सकते हैं। और मैनेजमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिव टू द नीड ऑफ द एम्प्लॉयर्स, यानी मैनेजमेंट जो है एम्प्लॉयज़ की नीड की तरफ ध्यान, आवश्यकताओं की तरफ ध्यान नहीं देता है, तो वो भी आप उसमें लिख सकते हैं। और लास्ट में हम उसे कंक्लूड करते हैं, कंक्लूजन, कि हम एनालिसिस पर ये पाते हैं कि दो ये इंडस्ट्रीज जो है लॉन्ग रन में सस्टेनेबल है, चल सकती है आगे, बट इसके कुछ न कुछ ये सावधानियाँ या जो डिफेक्ट्स हैं इनको दूर करना पड़ेगा। तो उसमें आप अपना कमेंट्स लिखते हैं कि ये डिफेक्ट्स पाए गए, इसको आप दूर करें तो फ्यूचर में भी आप सस्टेन कर सकते हैं। तो ये दूसरा आपका है। मैंने लिखा नहीं, लिखता तो एक दिन और लगता है इसमें पूरा, और इतना नहीं है, ये तो जनरल डिस्कशंस है इसलिए इसमें, और आपसे अभी रिलेटेड भी नहीं है, जैसे इंटरव्यू और राइटिंग द रिज्यूम्स तो आपसे संबंधित था, इसलिए मैंने उसको डिस्कस किया डिटेल्स में। ये तो जब आप कहीं कहीं जॉब करेंगे, कुछ करेंगे, तब ये आएगा, अभी तो नहीं है, बट कभी आएगा तो ठीक है, उस समय जब आएगा तो जब सिर पे पड़ता है तो आदमी खुद कर लेता है। जब सिर पे पड़ जाता है कोई काम तो उसको करता ही है। घर में शादी पड़ जाती है तो हो ही जाता है, कैसे न कैसे परेशानियां, पैसे का भी, सब कुछ का अरेंजमेंट हो ही जाता है। चले, अब एक इंटरेक्शन बिटवीन द इंडस्ट्रीज एंड ITI। तो ITI जो भी है, जहां भी है, उसके चारों तरफ जो भी लोकल इंडस्ट्रीज हैं उससे एक इंटरेक्शन होना चाहिए। जैसे अगले वीक आपका एक नोएडा में जा रहा है, बट अभी मेरे ख्याल से पहला ही ट्रिप होगा आपका जब से आप आए होंगे। यहाँ लोकल इंडस्ट्रीज भी बहुत हैं, जैसे यहाँ शेलाकुई में भी PLC बेस्ड इंडस्ट्रीज काफ़ी हैं, और पटेल नगर में भी है, तो इधर उधर भी काफ़ी इंडस्ट्रीज है, ठीक है। जो भी है, तो इंडस्ट्रीज के साथ एक ट्रेनिज का इंटरेक्शन होना चाहिए, जिससे कि आपको पता चले कि इंडस्ट्रीज में क्या ट्रेंड है, हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप तो CITS कोर्स कर रहे हैं, इसके लिए नहीं, बट स्पेशली फॉर द ITIs के जो कोर्सेज हैं, जो CTS के कोर्सेज हैं, तो CTS में बच्चों को तो वही बताया जाता है, क्योंकि ये भी होता है कि भाई जो कोर्स आप इलेक्ट्रीशियन का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, वायरमैन का, या दूसरे जो भी कोर्स आप फिटर, वेल्डर्स, मशीनिस्ट, ग्राइंडर्स का जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, अल्टीमेटली आपको इंडस्ट्रीज में काम करना है। तो इंडस्ट्रीज के जो ट्रेंड्स हैं वो बताए जाए, इसलिए जितने भी हमारे सिलेबस है, अब तो NSQF अलाइंड हो गए हैं, तो NSQF अलाइंड सिलेबस का भी हर 4 साल में एक मीटिंग होती है और उसको रिवाइज किया जाता है कि जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, उस ट्रेड जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, जो नई मशीनें आ रही हैं, जैसे फिटर में देखिए, वेल्डर में देखिए, CNC मशीन को इनकॉर्पोरेट कर दिया है, बट CNC मशीन महंगा है तो उसको मशीन एंड टूल लिस्ट में नहीं रखा है कि भाई बहुत महंगी है, 10 लाख 15 लाख कौन खरीद सकता है। ठीक है, आप सिमुलेटर खरीद लो, कंप्यूटर्स में उसे दिखा दो, या कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है वहाँ जाके अपने बच्चों को ट्रेनिंग करा दो, तो ये फैसिलिटीज भी दे दी जाती है। अगर कोई प्राइवेट ITI खोलना चाहता है फिटर का, तो उसको ये छूट है कि वो CNC मशीन न खरीदे। तो इसलिए हर 4 साल में जो सिलेबस चेंज होता है, उसके लिए एक मीटिंग बुलाई जाती है, जिसे हम कहते हैं ट्रेड एक्सपर्ट मीटिंग। उस ट्रेड एक्सपर्ट मीटिंग में उस ट्रेड से संबंधित जो भी इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट मस्ट हैं।
अब CSTI कलकत्ता जो है वो इसके रिस्पॉन्सिबल्स होता है कि जितने भी ट्रेड्स हैं वहीं पे डिज़ाइन होते हैं। कोई नया ट्रेड बनना है या कोई पुराने ट्रेड का रीवैम्पिंग करना है, यानी उसके फिर से एडवांस या रिनोवेट करना है, या कोई ट्रेड बंद करना है, पॉपुलर नहीं है, तो ये सब CSTI का काम होता है। बट वो फाइनली NSDA में जाता है और NSDA की जो कमेटी है उसको फाइनल अप्रूवल होता है। बट और जगह जगह पे जहाँ पे जो इंडस्ट्रीज है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कोई इंडस्ट्रीज है, जैसे कहते हैं कि इंदौर में ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज है, तो इलेक्ट्रॉनिक का अगर कोई ट्रेड्स बनाना होगा या किसी ट्रेड की मीटिंग करना होगा तो इंदौर में रखते हैं। इसी तरह से कटिंग एंड स्विंग का यानी टेक्सटाइल सेक्टर्स के हैं तो कुछ नोएडा में सेक्टर्स हैं कोई टेक्सटाइल्स के, तो नोएडा में रख लेंगे, या दूसरे सेक्टर्स रिटेल उटेल का है तो गुड़गांव में रख लेते हैं। तो इस तरह से मीटिंग्स रखते हैं इसलिए, और उस मीटिंग को उस इंडस्ट्रीज के आसपास रखते हैं जिससे कि इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट्स हमें मिल सकें, और इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट्स से हम सजेशंस लेते हैं। और जो अगर पुराना सिलेबस है तो पुराना सिलेबस उनके पास रखा जाता है कि भाई इसमें क्या क्या पुराना हो गया उसको निकाल दिया जाए। और टाइम ड्यूरेशन भी आप देखते हैं, जो 4 साल 6 साल 10 साल के बाद किसी ट्रेड का टाइम ड्यूरेशन कम कर दिया जाता है, किसी को बढ़ा दिया जाता है, कोई ट्रेड 2 भागों में बांट दी जाती है, या 2 ट्रेड एक साथ मिला दिया जाता है, तो वो सब ट्रेड एक्सपर्ट्स डिसाइड करते हैं। अब ट्रेड एक्सपर्ट्स में ITI के भी रहते हैं, DGT के भी रहते हैं, NSTI से भी लोग लिए जाते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं। बट 60% इंडस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, 8 या 10 इंडस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव। फिर वो मीटिंग करते हैं और मीटिंग के बाद फिर वो फाइनल होता है सिलेबस, और वो फिर CSTI जाता है। CSTI में उसे NSQF की फॉर्मेट में उसे अरेंज करते हैं। जो NSQF का फॉर्मेट है, लर्निंग आउटकम है, लर्निंग आउटकम किस फॉर्मेट्स में रहेगा और परफॉर्मेंस क्राइटेरिया क्या होगी, और क्वेश्चंस जो आप पूछेंगे असेसमेंट क्राइटेरिया क्या होगी, तो जो NSQF का फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में रख के और फिर NSDA को भेज देते हैं। NSDA जो दिल्ली में है, DGT यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का एक विंग है। मैंने शुरू में ही आपको बताया था 4 विंग है, फिर वही बात आ जाती है, कुछ याद है चारों विंग याद है। एक DGT, दूसरा कम से कम ये तो याद रखो यार, कल कहीं इंटरव्यू में जाओगे तो कोई पूछ सकता है कि भाई आप कहोगे स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, तो स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के मेन डायरेक्टरेट क्या है वो तो आपको पता होना चाहिए यार। और मैंने डिटेल्स में आपको खैर 3 महीना पहले जब फर्स्ट यूनिट में ही बताया था आपको। तो एक तो DGT है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग, दूसरा है NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि इंडस्ट्रीज का सब टोटली ये PPP मोड पे चलता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मोड पे ये चलता है। और इसमें जो आपके SSC जो है सेक्टर स्किल काउंसिल्स, अलग अलग सेक्टर्स के सेक्टर स्किल काउंसिल्स इसमें आते हैं, इनके अलग कोर्सेज हैं, बट ये सभी इंडस्ट्रीज वाले हैं, टोटली इंडस्ट्रीज बेस्ड कोर्सेज इसमें है। जो आपके ट्रेनिंग प्रोवाइडर है, स्किल डेवलपमेंट मिशंस हैं, और ये DDU-JQI के जो कोर्सेज है, या लिवलीहुड मिशंस के जो कोर्सेज चलते हैं, और या कुछ माइनॉरिटीज मिनिस्ट्रीज के भी कोर्सेज चलते हैं, तो ये सब NSDC उसको परफॉर्म करता है। तो ये की विंग NSDC है, और तीसरा विंग है NSDA, नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी। ये गवर्नमेंट ओन्ड है, इसमें गवर्नमेंट बॉडी है, कुछ NSDA और NSDC और SSC के भी मेंबर्स होते हैं। ये जितने रूल्स एंड पॉलिसी का जितना रूल्स एंड पॉलिसी, जैसे मैंने कहा कि सिलेबस, तो जो सिलेबस जितने बनते हैं, चाहे वो ITI में बने, NSTI में बने, कहीं बने, वो फिर जो सिलेबस CSTI बनाता है, या जो सिलेबस SSC बनाता है, NSDC बनाता है, कोई भी सिलेबस बनाए, कहीं भी से सिलेबस बने, इवन दो दूसरे मिनिस्ट्रीज के भी सिलेबस होते हैं, वो सब NSDA में आएंगे। और NSDA में फिर मीटिंग होती है कि ये सिलेबस अकॉर्डिंग टू NSQF है, और अकॉर्डिंग टू दी जो टाइमिंग दिया गया उसके अनुसार है, जो कोर्स ड्यूरेशन है वो सही है। ये सब जब सही हो जाता है तब वो इसका लेवल डिसाइड करते हैं। 1 to 10 लेवल है NSQF का, तो ये किस लेवल में रखा जाएगा। तो आजकल आपको केवल टेक्निकल ही नहीं, नॉन टेक्निकल,
हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी, बीएड, पीएचडी जो भी है, या फिर जो डिप्लोमा AICT के जो कोर्सेज हैं उसका भी लेवल है। जैसे अभी आपका इलेक्ट्रीशियन का दूसरे का एक लेवल कम कर दिया गया क्योंकि वो डिप्लोमा से क्लैश कर रहा था, तो एक मीटिंग करके ITI और डिप्लोमा का क्लैश कर रहा था तो उसको ITI के एक लेवल को कम कर दिया गया। तो तीसरा विंग है NSDA और चौथा विंग है इंटरप्रेन्योरशिप। जैसे निस्बड है, निस्बड मैंने बताया भी था। तो इंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता, अपना आप स्वरोजगार खोलना चाहे तो उसके लिए क्या क्या है। अरे मैडम आज तो आगे नहीं शुरू कर पाएंगे, चलिए कोई बात नहीं, यही खत्म कर रहे हैं, ये चैप्टर तो आपका खत्म हो गया। तो वो उद्यमिता का है, तो ये कम से कम प्लीज चार तो आप याद रखें। और उसमें NSDC बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे NSDC क्या होता है, SSC क्या होता है, स्किल डेवलपमेंट मिशंस क्या है, और स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव SDI, ये मैंने सब आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया है। 10-15 कोर्सेज हैं। अब जैसे मैंने कहा कि इंटरेक्शंस ITI और इंडस्ट्रीज जो है एक इंटरेक्शन होना चाहिए, तो उसके लिए DGT ने एक कोर्स भी शुरू किया जिसे हम कहते हैं DST। नाम सुना है आपने? क्या है DST का फुल फॉर्म? ड्यूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग। बहुत अच्छा, वेरी गुड। ड्यूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग ये अभी 2017-18 में शुरू किया गया है। हाँ नहीं, वो तो 1 साल कोर्स के लिए भी है, 2 साल कोर्सों के लिए भी है। तो जैसे 1 साल कोर्स अगर है तो मिनिमम 6 महीने, वो इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है। सॉरी, 2 साल का कोर्स है तो मिनिमम 6 महीने, 1 साल का कोर्स है तो मिनिमम 3 महीने, और अगर इंडस्ट्री चाहे तो 1 साल के लिए भी रख सकता है। तो 2018 में शुरू हुआ था, उस समय हेडक्वार्टर में ही था। तो अच्छा कोर्स था, बट ठीक है, अब इतना प्रोपोगेट नहीं हो पाया, जितना होना चाहिए था उतना हो नहीं पाया। बट ये DST कोर्सेज इसीलिए बनाया गया था कि इंटरेक्शन बिटवीन द ITIs एंड इंडस्ट्रीज, यानी जो ITI में कोर्सेज चलते हैं वो ITI जो वहाँ इंडस्ट्रीज उसके साथ एक MU साइन करे। और जैसे इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक है, फिटर है, वेल्डर है, मनिस्ट्रिस्ट, जो ट्रेड्स हैं, 1 साल के जो ट्रेड्स हैं उनको थियरी क्लास तो यहीं पढ़ाएं, प्रैक्टिकल के लिए वहाँ भेज दें। और इंडस्ट्री में कोई एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा अरेंजमेंट की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर की जरूरत नहीं है। वो अपना शेड्यूल तय कर लें कि जिससे उनका प्रोडक्शन भी हैम्पर ना हो, और प्रोडक्शन में भी अगर ये यूटिलाइज हो सकते हैं तो फिर वो करें। साथ में ITI के इंस्ट्रक्टर्स भी जाएंगे अगर कुछ बताना होगा, या फिर इंडस्ट्री चाहे तो अपने एक्सपर्ट्स को रख दे तो वो चलें। 1-2 जगह शायद अभी उत्तराखंड में भी हो गया, पहले तो नहीं हुआ था, बट हरियाणा में ज़्यादा है ये। आप हरियाणा पंचकुला और हरियाणा, उधर 8-10 इंडस्ट्री, उस समय जो मीटिंग हुई थी 2017-18 में हेडक्वार्टर्स में, तो हरियाणा में शुरू हुआ था। उत्तराखंड में 2021 तक तो नहीं हो पाया था। अभी इधर कोई DST में अगर आया हो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, अभी मुझे नहीं मालूम है, बट 21-22 तक तो DST में कोई, क्योंकि इंडस्ट्रीज वाले कहते हैं बच्चे आ जाएंगे, किसी को चोट लग जाएगी, कुछ हो जाएगा तो कौन जिम्मेदारी लेगा, हमारा प्रोडक्शन हैम्पर होगा। तो ठीक है, एक उनका व्यू है, ठीक है, बट हमारा व्यू है कि बच्चों को एक इंटरेक्शन हो, वो पहले से ही जान जाए कि इंडस्ट्री में क्या काम होता है, कैसे होता है और इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो उनके लिए एक अच्छा रहेगा। तो इस तरह से ट्रेनिंग का सिस्टम है जो इंटरेक्शंस करते हैं, और फिर जो हमारे कोर्सेस डेवलप होते हैं वो फिर हर 4 साल में वो देखेंगे चेंज होता। अभी आपका जो NSQF पे इलेक्ट्रॉनिक का ही, CTS का ही जो कोर्स आया है, पुराने से आप मैच करिए, देखिए काफ़ी चेंज उसमें है, बहुत ज़्यादा चेंजेज हैं, बहुत मशीनरीज उसमें डाल दिया है जो एडवांस मशीनरीज हैं, इवन दो ऑटोमेशन है, PLC है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक में है। और इलेक्ट्रॉनिक फील्ड तो बहुत तेज़ बढ़ रहा है, और जब से गवर्नमेंट ने ये PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव देने लगी है, तो प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ा है। तो आप कहीं प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज में भी जा सकते हैं, और अभी भी आगे प्रोडक्शंस के लिए काफ़ी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, तो वो प्रोडक्शंस का स्कीमें बढ़ सकती हैं और अच्छा हो सकता है इसमें। चलो भाई, मैं तो सोच रहा था कि आज हम दूसरा चैप्टर ये ख़त्म हुआ, अब मंडे को 3 दिन फिर कल छुट्टी है। चलिए 26 जनवरी की शुभकामनाएं आप लोगों को। अब मंडे को मिलेंगे, अगले हफ्ते भी एक दिन आप लोग जाएंगे।